सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। वो न्यू टॉपिक हमारा है एक्सटर्नल ट्रेड। इससे पहले हमारा एक और टॉपिक है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोग वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो भी हमारी ट्रेड होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हम लोग कुछ भी करें तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी ट्रांसफर करा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, या मैंने विद इन पंजाब कुछ भी ट्रेड किया है, या विद इन नेशन, मतलब इंडिया के बीच बीच में कुछ भी ट्रेडिंग हो रही है, वो हमारी इंटरनल ट्रेड है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मतलब मैं कुछ भी ट्रांसफर करना चाहती हूँ, कुछ भी बेचना चाहती हूँ आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जापान में चीजें बेचना चाहती हूँ, तो वो मेरा एक्सटर्नल ट्रेड में आएगा। सिर्फ बेचना चाहती हूँ ये नहीं है, अगर मैं खरीदना भी चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। इसीलिए इस टॉपिक के सिर्फ दो ही प्रोसीजर्स हैं, दो ही चीजें हम लोग इसमें यहाँ पे करेंगे। एक है हमारा इंटरनल ट्रेड का, सॉरी, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, एक है हमारा इंपोर्ट का प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल ट्रेड। कि एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है। सो फर्स्टली लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट नेशन। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी गुड्स को सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, डिफरेंट नेशन के बीच में ये ट्रैवलिंग हो रही है, सॉरी गुड्स की सेलिंग हो रही है, तो ये एक्सटर्नल ट्रेड में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है इन्होंने आप इसको एक्सटर्नल ट्रेड कहो, या इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहो, या इसको फॉरेन ट्रेड कहो, आप कुछ भी बोल सकते हो। द एक्सटर्नल ट्रेड इज एन ओल्ड एज सिविलाइजेशन, क्योंकि ये बहुत एक्सटर्नल ट्रेड बहुत टाइम से ये चलती आ रही है, बट हम कहें कि इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 1991 के बाद ज्यादा हुई है, क्योंकि 1991 के बाद एक पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं उसको, आपने ये नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था उसके बाद ही इनको थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है व्हेन अ ट्रेडर ऑफ दिल्ली सेल्स गुड्स ऑफ द ट्रेडर ऑफ लंदन एंड बाय गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ न्यूयॉर्क। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से खरीद रहे हैं, कंट्री से खरीद रहे हैं, दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइडर हो चुका है, तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। अब जब मैं क्लासिफिकेशन करने की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में तीन तरीके की एक्सटर्नल ट्रेड होती है। फर्स्ट वन है एक्सपोर्ट ट्रेड। बच्चे, एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम चीजों को बाहर भेजते हैं, मतलब कि जब चीजों को सेल किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। मैं चाहे अमेरिका में बेचूं, कहीं पे भी बेच रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ बस उन चीजों को। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इन चीजों को क्लियर कर दिया है कि जब गुड्स को सेल किया जाएगा अदर कंट्रीज को, हम उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे दिल्ली से आप लोगों ने लंदन गुड्स भेजी है, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड है। तो इंपोर्ट क्या होता है? हम बोलते हैं ना इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। इंपोर्टेड मतलब आपने बाहर से ये चीजें मंगवाई हुई है। जब नेशन में आप लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हो दूसरी कंट्री से, अब फर्स्ट में क्या लिखा था? सेल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज करते हैं। कोई भी एग्जांपल दोबारा से इसको दे देना कि आप लोगों ने हांगकांग से गुड्स को मंगवाया है कोलकाता में, तो ये आप लोगों का किस में आ जाएगा? इंपोर्ट ट्रेड में। फर्स्ट ये दो तो बहुत इजी थी, आप लोगों को पता चल गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। नेक्स्ट आता है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट होता है, पहले मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से जो भी गुड्स थी हम लोगों ने अमेरिका में भेजी हैं, या अमेरिका से जो भी सीधा गुड्स चाइना गई है, और मैंने किसी कंट्री की बात नहीं करी, मैं सिर्फ दो कंट्रीज की बात करी थी दोनों केसेस में। बट अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल चाइना से गुड्स मंगवाएगी अमेरिका, अमेरिका से दोबारा आई इंडिया। जब मैंने इंडिया से चीजें मान लो कोई भी भेजनी थी, मैंने चाइना को भेजी, चाइना से अमेरिका। अब जब एक कंट्री से आप चीजें मंगवा रहे हो और उन गुड्स को आगे बेच रहे हो किसी और कंट्री से, दोबारा ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना से मैंने चीजें मंगवाई इंडिया में, कहाँ से मंगवाई है? चाइना से। कहाँ पे मंगवाई है? इंडिया में। अब इंडिया में ये क्या हो जाएगा मेरा? परचेज। मैंने परचेज करी चाइना से, अब उन चीजों को मैंने कहाँ पे बेच दिया? अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया? सेल। जब आप एक कंट्री से परचेज करते हो और दूसरी कंट्री को सेल करते हो, वो है हमारा एंट्रीपोर्ट ट्रेड। नोट माय वर्ड्स, एक कंट्री से परचेज करना और उन गुड्स को किसी और कंट्री में बेच देना, ये हमारा, जब तीन कंट्रीज आप लोगों की इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ है इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स,
into a country for the purpose of exporting them to the other countries. आपने इंपोर्ट किया उन चीजों को अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया था, चाइना से आपने अपनी इंडिया में उन चीजों को लेके आए, फिर उसके बाद आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिया अमेरिका को यानी कि अदर कंट्री को, तो ये हमारा क्या है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। तो एग्जाम्पल आपने ये लिखनी है, आप ये लिख लेना, जो बीच में लिखी है आप वो लिख लेना, दोनों ही सेम है, कुछ ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। सो ये हमारा क्या था, बेसिकली बेसिक मीनिंग कि हमारा ट्रेड क्या होता है, जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्सटर्नल ट्रेड की हमने बात करी है। सो ये बेसिक मीनिंग था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, आपको पता ही है कि सबसे पहले जब गुड्स को बाहर से मंगवाना है या बाहर भेजना है तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एक्टिविटीज या फंक्शंस उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ये लिखा है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ही होता है हमारा। विद इन इंडिया जब हम लोग उन चीजों को बेचते हैं या उनको खरीदते हैं तो वो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती वो चीजें, ठीक है, हमारे लिए 1-2 दिन तो नॉर्मल होते हैं। पर जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लिख गया है कि समुद्र के थ्रू या आप लोग यानी कि शिप के थ्रू या आप प्लेन के थ्रू जब उन चीजों को ट्रांसफर करते हो तो वो हमारा किसमें कैटेगराइज हो जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड में। बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। अब ये मत बोलना कि इंडिया में भी अगर हम लोग अमृतसर से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाय एयर चीजें भेज रहे तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, नहीं। जब ये चीजें आउटसाइड द कंट्री चली जाएंगी, ठीक है, चाहे वो फिर सी से जाए, ठीक है, शिप से जाए, चाहे वो प्लेन से जाए, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, पर वो दूसरी कंट्री में जा रही है तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है। नेक्स्ट लिखा है द सप्लाई ऑफ गुड्स टेक अ लॉन्ग टाइम एज द गुड्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ज्यादा टाइम क्यों लेती हैं ये गुड्स? पहली बात, अब इन्होंने एग्जाम्पल शिप की दी है तो मैं शिप की एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है कि ये चीजें टाइम लेती हैं क्योंकि शिप के थ्रू शिप इतनी जल्दी तो भाग नहीं सकती ना, तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों की चीजें हैं उनको पहुंचने में, गुड्स को पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है, हफ्ता भी लग जाता है, समटाइम्स महीना भी लग जाता है शिप के थ्रू अगर चीजें आनी है। तो अगर प्लेन के थ्रू आनी है थोड़ा कम टाइम भी लगता है उन चीजों को। सो यहाँ पे ये हमारा क्या था कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी ज्यादा है इन केसेस में, क्योंकि हमें कई बार इंश्योरेंस करानी पड़ती है, कई बार कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, कितनी सारी नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद वो चीजें आप तक पहुंचती हैं। और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ेंगे कि कई बार आपके पास तो लाइसेंस होना इवन जरूरी है, लाइसेंस के बिना तो आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकम डिफिकल्ट एज एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। अब यहाँ पे सेटलमेंट होना यानी कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उनको सेटल करना, जो कंपनसेशन लेनी है या पेमेंट करनी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि पेमेंट आप अपनी करेंसी में तो करने वाले से रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेरिका में चीजें भेजनी है तो मैं क्या उनको रुपीज दे दूंगी और वहां पे रुपीज चल जाएंगे? अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो क्या वहां पे रुपीज चलेंगे? नहीं, वहां पे पाउंड चलने हैं, कनाडा में डॉलर चलने हैं, अमेरिका में अमेरिकन डॉलर चलने हैं। तो यहाँ पे कहते इतना इजी नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड के केस में आपके पास उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए, या जब भी आपने पेमेंट करनी है आपको उनकी करेंसी में ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी रुपी तो वहां पे सिलेक्ट होने से रही। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन आता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कहते हैं आपका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप भेज रहे हो, शिप के थ्रू अगर आपका सामान जा रहा है तो शिप अगर डूब गई या किसी तरीके से जो है वो हम क्या कहेंगे चोरी हो गया सामान, किसी ने लूट लिया, कुछ भी हो सकता है। सो कितना ज्यादा रिस्क है। अगर प्लेन के थ्रू आ रहा है तो हो सकता है अनलोडिंग अपलोडिंग में वो सामान ही आपका टूट जाए, ठीक है, प्रॉपर पहुंचे ही ना टाइम पे, तो रिस्क बहुत ज्यादा जो है आपका ज्यादा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन लिखा है लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम इन फॉरेन ट्रेड। ये लैंग्वेज आप लोगों की प्रॉब्लम है। पहली बात तो अगर आपने कहीं दूसरी कंट्री के साथ डील करना है तो उनके जो सेलर्स होंगे या अगर आपने खरीदना है या जिस भी तरीके से है तो वहां के जो पर्सन है, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, उसको तो अपनी रीजन की लैंग्वेज ही आती है ना। अगर उसको फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, तो इट मीन्स कि जब आपने उनके साथ डील करना है आपको भी सेम प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ सकती है। आपको उनकी लैंग्वेज आती होगी तभी आप लोग उनसे बात कर पाओगे। मान लो वहां पे कोई ऐसा पर्सन है, उसको सामान चाहिए और हमने बेचना है, पर मुझे उससे बात करने का पता ही नहीं है कैसे बात करनी है। द रीजन बीइंग कि वो कोई किसी और लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में बात कर रहा है और मेरे को तो हिंदी पंजाबी आती है, सो हम कहीं पे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। सो ये भी कहते हैं मेन फीचर है कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा आपका मेन प्रॉब्लम है। एटलीस्ट आपके पास इंग्लिश, जैसे हम बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश वगैरह, ये आपके पास थोड़ा आपको आती होनी चाहिए। ओनली देन आप कम्युनिकेट कर पाओगे, ओनली देन आप ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर पाओगे। सो लास्ट वन लिखा है मैनी फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द फॉरेन ट्रेड। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, मैंने आई थिंक पहले भी ये आपसे थोड़ी सी बात करी थी। फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। फॉर्मेलिटीज कैसे ज्यादा है? पहले आपके पास भी आप सेलर को सिलेक्ट करो, फिर आपके पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, फिर वो पैसा भेजेगा, फिर करेंसी को एक्सचेंज कराओगे, कितना ज्यादा काम है। तो फॉर्मेलिटीज इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी रिजिड है। ठीक है, सो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो रहा है फीचर का टॉपिक। अगर किसी मतलब जो आप बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक में ये टॉपिक नहीं है, सो यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आप लोगों को नोट्स जो है वो LMS पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सो टाइम वेस्ट मत करो पेज ढूंढने में, पेज इधर उधर देखने में। जो भी करा रही हूँ प्लीज उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए अभी। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है फॉर 6 मार्क्स के लिए, और दूसरा आपका यही क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड की डिफरेंस क्या है इसका। ठीक है, फीचर्स तो आप लिख ही दोगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस अमंग द ट्रेडर विद इन द कंट्री। मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इंटरनल ट्रेड के बारे में बताया था। रीजन क्या था? क्योंकि इंटरनल ट्रेड पता होएगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे इसको एक्सटर्नल ट्रेड के साथ। सो पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ इंटरनल ट्रेड क्या होता है। जब कोई भी ट्रेड विद इन इंडिया आप कर रहे हो, डोमेस्टिक कंट्री के विद इन जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करोगे वो इंटरनल ट्रेड है। चाहे फिर वो आप जलंधर में चीजें बेच दो, चाहे फिर वो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट को बेचो, जिस भी तरीके से आपने बेचना है, बट वो सारी ट्रेड हो कहाँ पे रही है? विद इन डोमेस्टिक कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड डिफरेंट कंट्री के साथ जो भी हमारा होएगा, सो उसको बाइंग एंड सेलिंग हम कम बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस अमंग द ट्रेडर्स विद इन द कंट्री। तो जो भी आप लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो विद इन कंट्री होती है। यहाँ तक आपको समझ में आई है? फॉर देयरफॉर लिख देना विद इन इंडिया। नेक्स्ट वन उन्होंने लिखा है एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? जब आप लोग डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हो, जब आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो विद डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट वन आता है करेंसी। आप बताओ सारे, आपको पता ही होएगा कि जब मैं इंटरनल ट्रेड की बात कर रही हूँ तो इंटरनल ट्रेड में कौन सी करेंसी चाहिए? अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा यूपी में कोई और करेंसी चल रही है और पंजाब में कोई और करेंसी चल रही है। हर जगह पे 1 रुपए ही है ना, मतलब रुपीज बेसिक करेंसी है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आप लोगों की करेंसी है वो कंट्री की करेंसी ही हर जगह पे चलेगी इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड। बट यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो आप लोग इटली के साथ डील कर रहे हो, आप लोग चाइना के साथ आपकी डीलिंग है, इंग्लैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, अकॉर्डिंगली डॉलर पॉइंट जो है, यूरो वगैरह आप लोगों के यूज होंगे। नेक्स्ट वन लिखा है रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? रूल्स जो आप लोगों के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि जो लॉज ऑफ लैंड्स है ना, यही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है विद इन इंडिया, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने वाले हैं। जो GST लगना है वो सबके ऊपर लगना है, जो भी आपने और टैक्सेस वगैरह पे करने हैं वो सबके लिए सेम है। बट यहाँ पे क्या है? मान लो इंडिया से आप चीजें अमेरिका में बेचने वाले हो, तो अमेरिका के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आपके ऊपर लागू होंगे, क्योंकि आप वहां पे चीजें बेच रहे हो या वहां से चीजें खरीद रहे हो इन बल्क। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस कंट्री के अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि अब आप दूसरी कंट्री में एंटर कर चुके हो। जब तक तो आप अपनी कंट्री में थे, अपना आपका राज था, अब दूसरी कंट्री में जाओगे तो दूसरों को फॉलो करना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन लिखा है डिस्टेंस। आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका शॉर्ट डिस्टेंस वाली सारी गुड्स ट्रांसपोर्ट होती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस लार्ज है, क्योंकि आपको कहते हैं ना 7 समुंदर पार जाकर चीजें बेचनी पड़ेंगी, तो ऑफकोर्स जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बड़ा ज्यादा ही होएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर डिस्टेंस कम है तो खर्चा भी क्या होएगा, कम। डिस्टेंस ज्यादा है तो खर्चा भी क्या होएगा, ज्यादा। अब इस खर्चे में जो मैं आपको बात करी एक्सटर्नल ट्रेड के साथ, इस खर्चे में आपके बच्चे इंश्योरेंस चार्जेस भी ऐड होंगे। अब इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है ना, वो तो चलो यहाँ पे भी करानी पड़ती है, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा प्रिकॉशन यूज करने पड़ते हैं हम लोगों को। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी है, ज्यादा है, कई बार आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पे है। ये हम पहले भी पॉइंट कर चुके हैं, रिस्क वाला पॉइंट। रिस्क क्या है कि इंटरनल ट्रेड में रिस्क हमारा कम है, क्योंकि पता है कि आपका जो गुड्स है, आपकी गुड्स है 1-2 दिन में डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगी, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके जो रूट्स हैं, या मैं कहूँ कि आप प्लेन के थ्रू भेज रहे हो, शिप के थ्रू इन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे चीजों का खराब होने का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। चोरी हो जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी और हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि महीना महीना गुड्स जैसे पोर्ट पे पड़ी रहती है ना, तो वैसी खराब हो जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है कि जो चीजों को आप हम कहते हैं ना इमीडिएट रेमिटेंस, ट्रांसफर, पेमेंट, कुछ भी नेगोशिएट करना इन शॉर्ट। तो यहाँ पे लिखा है इमीडिएट रेमिटेंस एट वेरी लो कॉस्ट। यहाँ पे आप लोगों की बहुत खर्चा भी कम आता है, जो भी चीज है ना यहाँ पे कम है, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि ये विद इन इंडिया में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे है नेक्स्ट, टेक लॉन्गर टाइम एंड एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो आप लोगों का एक तो टाइम ज्यादा लगता है, एक तो सेटलमेंट करने में भी, क्योंकि अगर महीने बाद गुड्स आ रही हैं तो महीने बाद ही पेमेंट होगी ना, उससे पहले तो पेमेंट नहीं हो सकती। या अगर मैं सिर्फ ट्रांसफर को, इसकी डेफिनेशन को सिर्फ ट्रांसफर मान के चलूं, तो ट्रांसफर में भी क्या है, तो महीना तो लग ही जाएगा, यहाँ कई बार 15 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट भी आप लोगों की क्या है, थोड़ी लेट होती है, और थोड़ा खर्चा भी आपका ज्यादा आता है। और यहाँ पे आपका खर्चा भी कम है, पेमेंट जल्दी हो जाती है। तो नेक्स्ट वन लिखा है कल्चरल डिफिकल्टीज। कल्चरल डिफिकल्टी क्या है यहाँ पे है, जो लोगों की लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन है, उनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम सबके साथ अवेयर है। हमें पता है कि विद इन इंडिया आप लोग बेसिकली हिंदी में भी बात करो तो मोस्टली लोग जो है, मैक्सिमम पीपल, वो अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के कल्चरल या कस्टम, लैंग्वेज प्रॉब्लम या उनके सोशल वैल्यूज के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होता, तो ये आप लोगों के लिए बैरियर, हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। सो लास्ट वन हमारा आता है रिस्ट्रिक्शन। इंटरनल ट्रेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप विद इन इंडिया कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके कोई भी जैसे रिलेटिव्स फॉरेन से आए हैं, तो कस्टम ड्यूटी वालों ने कितना सामान निकाल दिया, कितना टैक्स लगा दिया, कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है जब आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। बट इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई दिल्ली से आ रहा था, उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ गई है। तो इस तरीके की कोई भी ड्यूटी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ती।